आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा ज्योतिष आचार्य। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं भावों की या घर की या हाउसेस की या स्थान की चर्चा कर रहा हूं जो कुंडली में 12 घर होते हैं। अभी तक मैंने 7 भाव आपको बता दिए, 7 स्थान के बारे में या 7 घर के बारे में या 7 खानों के बारे में आपको बता दिए। इन सब का मतलब एक ही है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो आप किसी को भी समझिएगा, अगर मैं भाव बोलता हूं तो आप हाउस से समझ सकते हैं, ये जो भी आपको समझना है। तो आज मैं 8वें घर के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, 7 घर हमने समझ लिए, 8वां घर मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी छोटी सी प्रार्थना, अगर ज्योतिष में अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है तो मेरे पुराने जो वीडियोस हैं जो मैंने बेसिक्स के ऊपर डाले हुए हैं, वहां जाके आप ज्योतिष को, आप उन वीडियोस को देखिए और ज्योतिष को समझिए। बहुत सुंदर विद्या है ये, वेदों में इसको नेत्र कहा गया है, वेदों का हिस्सा है ज्योतिष जो है। इसलिए कोई इसके अंदर जो भ्रांति है उस भ्रांति को हम सबको दूर करना है मिलके। और जिनको ज्योतिष का ज्ञान है वो मेरे साथ इस बोर्ड पर आइए, हम सब मिलके जो ज्ञान मेरे पास है मैं आपको सरल शब्दों में, बिल्कुल सरल शब्दों में आपको देने का प्रयास करूंगा। बस एक बार आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल से जुड़िए, एस्ट्रोलॉजी टीचिंग में विकास शर्मा। आज मैं 8वें घर के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले हम 7 घर का एक रिवीजन करते हैं हमेशा की तरह। देखिए, जैसे मैं बता चुका हूं, किसी भी जातक का जब जन्म होता है तो जन्म के समय क्योंकि ग्रह लगातार घूम रहे होते हैं, तो ये जो कुंडली होती है, जो ग्राफ है, ये एक स्नैपशॉट की तरह होता है कि ये पोजीशन होती है जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय। एक जैसे फोटोग्राफ ले लिया एक आकाश का, तो उसमें जो ग्रहों की स्थिति है ब्रह्मांड में, जो फोटोग्राफ लिया तो प्लैनेट पोजीशन बताएगा कि प्लैनेट जो है उस समय, जिस समय आपका अमुक समय पर जन्म हुआ था, पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही थी वो आपकी लगन राशि थी। और उस समय जो ग्रह अलग अलग भावों में हमको देखते हैं वो उस समय उन भावों में संचार कर रहे थे। हालांकि वो वहां से कई बार घूम चुके होंगे क्योंकि ग्रह जो है लगातार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी गति के अनुसार। लेकिन चूंकि जब आपका जन्म हुआ था तो उस समय की फोटोग्राफ ये बताती है कि इस अमुक समय पर इस जातक की ग्रह स्थिति ये रही थी, ताकि हम उसके पूरे जीवन के बारे में उसका आकलन कर सकें, समझ सकें इस जातक का जो जीवन होगा किस प्रकार का होगा। ठीक है, एक तो ये बात। अब उसके आगे की बात ये कि आप पहले घर से समझते हैं किसी जातक का जन्म हुआ कि शिशु रूप में जब वो आया तो उसके जीवन के जितने भी बातें हैं जन्म से संबंधित, हम सब बातों को इस पहले घर से समझ लेते हैं। उसके माता पिता, उसके मान सम्मान के बारे में, रंग रूप वर्ण, उसकी जो है लंबाई चौड़ाई, इन सब बातों को हम पहले घर से देखते हैं। और पहला घर हमारा बॉडी के अंदर ये हेड पोर्शन कहलाता है। अब जब वो धरती पे आया तो उसको जीवन जीने के लिए भोजन की सबसे पहले आवश्यकता होती है, जो उसको मां दूध के रूप में प्राप्त होता है। तो मां जब उसको दूध देती है तो जो भोजन का स्थान है हम दूसरे घर से देखते हैं, वही स्थान उसके परिवार का है जहां पर वो अपना जीवन शुरू करेगा और एक शिशु से कुमारावस्था में जाएगा। तो उस अवस्था में हम दूसरे घर से देखते हैं। दूसरा घर हमारे चेहरे का भी घर कहलाता है। ठीक है, चेहरे में जो हमारी आंखें हो गई, हमारी नाक, जितनी भी इंद्रियां हैं, जीभ, ये सब हम दूसरे घर से देखते हैं। अब उसका भोजन हो गया, उसकी शिक्षा का जो दूसरा घर है वो भी हो गया जहां से वो शिक्षा ग्रहण करेगा, बेसिक एजुकेशन का घर कहलाता है। उसके बाद उसको जरूरत होती है पुरुषार्थ की, पराक्रम की, शौर्य की। शौर्य के बिना इस दुनिया में रहा नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति जो है, ये जीवन इतना कठिन है, इसको जीने के लिए हर क्षण हमको शौर्य का और साहस का प्रदर्शन करना होता है। क्योंकि जीवन में अनेक प्रकार के अवरोध आते हैं, वो चाहे रोग के रूप में आए, वो चाहे किसी अन्य प्रकार के अवरोध हो, उनसे हमको जो है जीतना है, हर क्षण लड़ाई लड़नी है। तो उसके लिए हमको शौर्य दिखाना पड़ेगा। तो ये पराक्रम का स्थान होता है। तीसरा स्थान हमारे अंगों में, ये गर्दन से लेके जो शोल्डर होता है, ये स्थान कहलाता है, हमारी बाजुएं कहलाती हैं जो है। और तीसरा स्थान भाइयों का भी स्थान होता है। फिर हम चौथे स्थान की तरफ पहुंचे कि सब कुछ हो गया, अभी उसके पास, उसको भोजन भी मिला, उसको शिक्षा मिली, परिवार मिला, उसके अंदर हिम्मत है, जीवन से लड़ने की शक्ति है। अब अगर उसके पास पारिवारिक सुख ना हो, उसको माता का सुख ना हो, तो उसके जीवन में सुख की हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि इस जीवन को जीने में हमको कहीं ना कहीं तो सुख की आवश्यकता पड़ती है। और पहला सुख हमारी माँ का आंचल होता है। बड़े होते हैं तो वो सुख हमारे रिश्तेदार नाते जो होते हैं, भाई बहन हो गए, मित्र हो गए, उनसे हम अपने सुखों को बांटते हैं। तो वो सुख बहुत आवश्यक है। वो जो है
वो एक घर चाहिए जहां वो बच्चा रहेगा। घर में हम अपने कहीं भी चले जाएं, जब वापस लौट के अपने घर आते हैं तो एक आनंद हमको अनुभूति होती है। तो वो घर का भी स्थान है, वो कृषि योग्य भूमि का भी स्थान होता है। उसके बाद आगे चलते हैं हमारे अपने विकास के क्रम में, उस बच्चे के अंदर कितनी बुद्धि है, कितनी चेतना है, कितना ज्ञान है, इन सब बातों को हम 5वें घर से देखते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का भी स्थान कहलाता है। वो स्थान हमारे आनंद का भी है। जितने भी आनंद के साधन हैं वो पंचम स्थान से देखे जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जीवन का अगला जो पड़ाव आता है वो आता है संघर्ष करने की क्षमता कितनी है हमारे अंदर। वो संघर्ष, वो रोग का स्थान 6ठा स्थान कहलाता है। जिस भी जीवन में हर क्षण हम एक कंपटीशन में खड़े हुए हैं, लगातार किसी ना किसी से हमारी प्रतिस्पर्धा है, यानी हर व्यक्ति को हरा के हमको आगे जाना है। वो किसी रोग के रूप में भी हो सकता है, वो किसी व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है। हर क्षण हमको ये चुनौती स्वीकार करनी है। तो 6ठा स्थान चुनौतियों का है, शत्रुओं का है। ठीक है। अब हमने 7वें स्थान पर आए। अब जीवन में हमने अब एक साथी की तलाश की आवश्यकता होती है, एक साझेदार जिसके साथ हम अपना जीवन, एक बड़ा जीवन बिता सके, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी जो है इसी तरीके का बताया गया। ठीक है। तो हम 7वां स्थान आपके जीवन साथी का स्थान है, जिसके साथ आप जो है पानी ग्रहण करते हैं और उस अपना जीवन जो है शुरू करते हैं। तो 7वां स्थान आपके जीवन साथी का स्थान है। अगर आप पुरुष हैं तो वो आपकी होने वाली पत्नी का स्थान है, आप एक महिला है तो वो होने वाले पति का स्थान है। ठीक है। हमारी जो हमको 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये काम का भी स्थान कहलाता है, जो हम अपने जीवन साथी के साथ जो है 7वें घर से जो है भोग करते हैं। ये साझेदारी का भी स्थान है, और ये आपके स्थान से ऑपोजिट स्थान कहलाता है। मैं कल बता चुका हूं, ये आप हैं, ये आपके सामने वाला आपके जीवन साथी का, आपके साझेदार का स्थान कहलाता है। अब आते हैं, इसके अगला स्थान है 8th स्थान, जो है 8वां स्थान। अब ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसके जीवन में कभी भी कोई दुख या परेशानी या संकट ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति है इस दुनिया में? हर क्षण किसी ना किसी हर बात से हम जो है चिंतित होते रहते हैं, दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं, लेकिन चूंकि हमारे अंदर क्षमता होती है तो हम उनसे लड़ रहे होते हैं। तो सुख दुख जो है बराबर बराबर हमारे जीवन में चल रहे होते हैं। हर क्षण संघर्ष करना है, दुख तकलीफें आएंगी, रोग के रूप में, अवरोध के रूप में। तो जो 8वां स्थान है ना, ये 8वां स्थान जो है पूरी कुंडली का सार इसलिए है कि अगर जीवन में सब कुछ तो है, अगर आयु ही नहीं है तो फिर किसका भोग करोगे आप? क्या धर्म करोगे? क्या अर्थ कमाओगे? क्या काम का भोग करोगे जब आपके जीवन में आयु नहीं है? तो ये 8वां भाव आयु का भाव कहलाता है। और 8वां भाव ही मृत्यु का प्रकार भी है। देखिए किस प्रकार आपकी मृत्यु होनी है, उसका प्रकार भी 8वां भाव है। तो 8वां भाव आयुष का और 8वां भाव मृत्यु का, यानी किस प्रकार किस तरीके से आपकी मृत्यु होगी, वो 8वां भाव बताता है। अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, असमय मृत्यु हो जाना, या जो है आपकी एज अगर नहीं हुई है उस समय से पहले जो मृत्यु होती है उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। यानी एक क्षण में आप जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और ये तो जो है सर्वविदित है कि हमें किस क्षण में हमको जाना है हमको नहीं मालूम, ये कोई नहीं बता सकता, और हम इसको भूले रहते हैं। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, एक ऐसा सत्य है जिसको हम भूले रहते हैं। हमारा भूलना ही अच्छा है। ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति को जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होनी है। तो मृत्यु का प्रकार बताने वाला 8वां घर है। और 8वां घर जो है दुर्भाग्य का घर है, संकट का घर है, दुख का घर है, तकलीफों का घर है, रुकावटों का घर है। और जीवन में जब अपमान होता है किसी से, कोई हमारा अपमान करता है, तो ये अपमान का भी घर है। इस घर से ही सब चीजें पैदा होती हैं। कोई भी पाप कर्म करते हैं हम, तो ये पाप कर्म बताने वाला भी स्थान है। ये कर्म जो है पाप कर्मों को बताता है कि हमने किस प्रकार के पाप कर्म किए। इसलिए इस स्थान को लीन भवन कहते हैं, लीन घर कहते हैं। लीन माने छुपा हुआ, ढका हुआ। यह स्थान एक रहस्यमय स्थान कहलाता है। रहस्यमय बातों के लिए, जिसे ऑकल्ट साइंस कहते हैं, लोग पराविज्ञान की जो बातें करते हैं, वो सारी बातों का ये स्थान है। ये छुपकर किए गए कर्मों का स्थान है, छुपकर जो पाप कर्म करते हैं उसका स्थान है। कोई भी ऐसा कार्य जिसको हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर ऊपर वाला बैठ के आपको सब देख रहा है, तो हमारी भूल होती है ऐसा समझना कि हम जो है कर रहे हैं तो हमें देखने वाला कोई नहीं है। उसका सीसीटीवी जो है कभी भी ऑफ नहीं होता, वो कैमरा हमेशा चलता रहता है ईश्वर का। तो ये छुपा हुआ स्थान कहता है लीन कर्मों का। नहीं, सामान्य जन को नहीं समझ पाते कि भाई ये व्यक्ति किस प्रकार का होगा, लेकिन 8th हाउस बता सकता है आपके बारे में, थोड़ा इंडिकेट कर सकता है कि आप किस प्रकार के पाप कर्म करते होंगे जीवन में। ठीक है।
तो ये अपमान का हो गया, ये रहस्यमय भाव है, इसके बारे में जानना सबसे मुश्किल भाव कहलाता है ये 12 कुंडली में, एक क्योंकि ये रहस्यों से भरा स्थान है, इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और देखिए दुख का स्थान है, तकलीफों का स्थान है, मैं बता चुका हूं आपको। अब अंगों की बात करें तो ये हमारे जो प्रजनन अंग हैं, जो जेनाइटल्स हैं, वहां से लेके जो ऑर्गन है मेल फीमेल के, वहां से लेके जो एनस तक का जो हिस्सा होता है, और ये हिस्सा हम हमेशा ढक के रखते हैं, कहते हैं ना लीन भाव है, ढका हुआ स्थान है, छुपा हुआ स्थान है। वो छुपा हुआ स्थान इसी वजह से है क्योंकि अंगों में भी ये स्थान हमारा छुपा हुआ रहता है, हम इसको हमेशा वस्त्रों से ढक के रखते हैं। ठीक है, इसलिए ये भारी अंग तो हम देख लेते हैं व्यक्ति के कि उसका किस प्रकार के हैं, क्योंकि ये अंग दबे और ढके रहते हैं, इसके बारे में हम वही व्यक्ति जानता है जिसके वो अंग होते हैं। ये ढका हुआ हिस्सा है, लीन हिस्सा है ये। ठीक है, तो एक छोटी सी घटना के बारे में जो महाभारत में घटी थी, आप सब लोग जानते हैं। जब महाभारत के युद्ध का अंतिम चरण आ गया और जिसमें दुर्योधन को जो है भीम के साथ युद्ध करना था, गदा युद्ध करना था, सब लोग मर गए थे दुर्योधन की तरफ के, कौरवों की सारी सेना समाप्त हो गई थी। तो तब वो अपनी माँ के पास आते हैं, तो माँ क्योंकि आंखों पे पट्टी बांध के रखती है और भगवान शिव की भक्त होती हैं, तो उनको जो है और एक सती माता होती हैं, तो वो अपने आशीर्वाद देती हैं कि आज मैं तेरे लिए अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी और तू जो है पूर्णतः मेरे साथ दिगंबर होकर आएगा, तू मेरा पुत्र है, तो जब तू मेरे पास आए तो मैं जो आंखें खोलने के बाद एक क्षण के लिए आंखें खोलूंगी, उनसे जो ज्योति निकलेगी, प्रकाश निकलेगा, उससे तेरा पूरा शरीर वज्र का बन जाएगा। वो उसी तरीके से वो जा रहे थे पूरे दिगंबर होके अपनी माता के शिविर में, लेकिन भगवान कृष्ण समझ गए कि अगर ऐसा हो गया तो इसकी मृत्यु असंभव है, इसलिए भगवान ने उसको बातों में फंसा के ये और उनको वो स्थान को उन्होंने ढक दिया। और जब वो अपनी माता के सामने पहुंचे और माता ने पट्टी हटाई तो सारा शरीर जो है, पूरी बॉडी तो उनकी वज्र की बन गई, लेकिन ये शरीर जो है वीक रह गया, क्योंकि ये जो जेनाइटल वाला पोर्शन था, गुप्तांग वाला जो पोर्शन था, ये ढका हुआ रह गया। तो ये लीन स्थान कहलाता, छुपा हुआ स्थान कहलाता, रहस्यमय का घर कहलाता। इस घर को समझना पूरी कुंडली में सबसे मुश्किल कार्य है। ठीक है, और सबसे अशुभ कहलाता है। लेकिन मैं फिर कह चुका हूं, जीवन में बिना दुख तकलीफों के कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में दुख तकलीफें कम या ज्यादा होती रहती हैं। ठीक है, ये हमारे कर्मों के अनुसार हमको मिलता है। और एक अंतिम बात कह के मैं अपनी वाणी को यहां जो है विश्राम दूंगा। हमारे जीवन में जब कभी भी अचानक एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए, अचानक से परिवर्तन हो जाए, मतलब जिसे कहते हैं ना आकाश पाताल वाला परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन अचानक किसी के पति की मृत्यु हो जाए, जो कि बिल्कुल बीमार नहीं है, अचानक एक्सीडेंट हुआ और खबर आई आपके पति जो है गुजर गए, या पत्नी का अकस्मात जो है मृत्यु हो गई, या आप राजा थे एकदम से रंग हो गए, तो इतना बड़ा जो 360 डिग्री का परिवर्तन है ना, ऐसा होता है इस 8th हाउस की वजह से। 8th हाउस का कहीं ना कहीं उसमें योगदान होता है। तो आज मैंने आपको 8th हाउस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। देखिए बहुत सारी बातें और भी हैं, मैं आपको और कुछ बहुत बता सकता हूं, लेकिन चूंकि बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपका इतना जानना बहुत जरूरी है। वो सारी बातें मैंने आपको यहां बताने का प्रयास किया है, और वो भी सरल शब्दों में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करिए, अच्छा लगा तो भी, नहीं लगा तो भी आप मुझे कमेंट्स करिए। कोई सुझाव है तो आप मुझे सुझाव दीजिए, और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए। शेयर करने से वीडियो की जो रीच होती है वो बढ़ती है, और लोग जुड़े मेरे साथ। ज्योतिष के अंदर जो भ्रांतियां हैं मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा आपके साथ मिलकर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा। मिलता हूं अगले घर की चर्चा में, जहां मैं 9वें घर के बारे में, 9th हाउस के बारे में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।